नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ। ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 100 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल होंगे। तो 11 बजे ये कार्यक्रम का वक्त निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 100 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दौरान शामिल होंगे। तो लगातार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए बड़े मंचों से आग्रह किया जा रहा है और आज ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन अपने आप में बहुत खास है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि मिलेट्स को प्रमोट किया जाए, इसकी शक्ति को लोग समझ सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री आग्रह करते हुए नजर आते हैं और इस बीच जब आज ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन है, इसको उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 100 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो क्या संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इसमें शामिल होंगे और मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ बड़े संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है, इस पर सभी की नजर है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? ग्लोबल मिलेट सम्मेलन है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है, क्या तैयारियां और क्या संदेश प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए देंगे? नरेंद्र मोदी अन्न सम्मेलन इसे भी कहा जा रहा है और उसका जो उद्घाटन है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा और निश्चित रूप से जिस तरीके से मोटे अनाज की अगर हम बात करें, ज्वार, बाजरा या रागी की बात करें, तो तमाम जो मोटे अनाज है उसको किस तरीके से बढ़ावा देना है, तो ईयर भी कहीं ना कहीं देश मना रहा है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो आयोजन है इससे पहले भी हुए हैं मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में इस तरीके के आयोजन होते हैं। ऐसे में आज पूरी तरीके से तैयारी की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें सम्मिलित रहेंगे और भी कई जो विशेषज्ञ हैं वो इस दौरान सम्मिलित रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संबोधन भी संभवतः होगा। इसके अलावा एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा और एक वीडियो भी जारी किया जाएगा जिसमें मोटे अनाज को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन है कि मोटे अनाज पर किस तरीके से फोकस करना है, खासतौर पर क्योंकि इसका सीधा जो असर है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान है उन पर पड़ता है, क्योंकि उनको इससे सीधा लाभ कहीं ना नहीं मिलता है। क्योंकि मोटे अनाज की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा इसकी जो पैदावार है वो होती है। ऐसे में मोटे अनाज को किस तरीके से बढ़ावा देना है, खासतौर पर इसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, इन सभी पहलुओं पर यह दिनों तक कहीं ना कहीं दिल्ली में जो चर्चा है वो चलेगी, बातचीत चलेगी और किस तरीके से इसका और प्रचार किया जा सके इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आपने देखा होगा किस तरीके से संसद भवन के अंदर भी कहीं ना कहीं मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई बार इस तरीके से पकवान बनाए गए। यहाँ तक कि केंद्रीय कृषि मंत्री के घर पर भी इस तरीके से पकवान बनाए गए और तमाम जो न्योता है वो भेजे गए थे। कई हजारों की संख्या में वहां पे लोग पहुंचे थे। तो मोटे अनाज को लेकर सरकार चाहती है कि किस तरीके से इसका प्रचार सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में हो। क्योंकि आप देखिए आज जो सम्मेलन का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें विदेशों से भी जो लोग हैं वो जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोग जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं फिजिकली रूप में भी यहाँ पे लोग जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई जो योजनाएं हैं वो ला रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं जिसमें मोटे अनाज को बढ़ावा देने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं की गई थी। ऐसे में थोड़ी देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली में जो तैयारी है वो कर ली गई है। जो कृषि मंत्री है उत्तर प्रदेश के वो भी कहीं ना इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन हो जाता है, खासतौर पर मोटे अनाज को लेकर, क्योंकि कृषि मंत्रालय लगातार इस तरीके के आयोजन करता रहा है और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, खासतौर पर किसानों को जागरूक किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि मोटे अनाज जो रुझान रहता है उसको
और बढ़ाना है और सोशल मीडिया पर किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से प्रमोट किया जाए, खासतौर से युवाओं को किस तरीके से प्रमोट किया जाए कि इसको जो त्रियन जिसका नाम दिया गया है मिलेट की, अगर बात करें, यही नहीं 5 होटल्स में भी इस अनाज को, मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। और एक प्रधानमंत्री का विजन है जिस तरीके से अगर मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाता है, निश्चित रूप से इसका असर जो है वो गरीब किसान पर भी पड़ेगा, यानी कि उसको सीधे तौर पर फायदा कहीं ना कहीं इससे पहुंचेगा। तो प्रधानमंत्री का एक अपना विजन है, अपना लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने में प्रधानमंत्री की बात करें या जो मंत्रालय, इससे संबंधित जो मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय की बात करें, सभी लोग लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में एक सम्मेलन का आयोजन आज होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। थोड़ी देर का वक्त बचा है, वहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है, पूरी तरीके से पोस्टर और बैनर। और उस लक्ष्य को पूरा करने में प्रधानमंत्री की बात करें या जो मंत्रालय, इससे संबंधित जो मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय की बात करें, सभी लोग लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में एक सम्मेलन का आयोजन आज होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। थोड़ी देर का वक्त बचा है, वहां पे तैयारी पूरी कर ली गई है, पूरी तरीके से पोस्टर और बैनर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है वो दिल्ली में होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 100 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, बेहद ही खास ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। ठीक है पीयूष, बने रहिए, आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे, दिल्ली से अगली खबर, सीजेआई को ट्रोलिंग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। विपक्षी 13 नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। सीजेआई को ऑनलाइन ट्रोलिंग करने पर कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र शिवसेना मामले में सीजेआई को ट्रोलिंग को लेकर पत्र लिखा गया है, तो ट्रोल करने, उनका समर्थन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। रामगोपाल यादव, जया बच्चन, प्रमोद तिवारी ने पत्र लिखा है। इमरान प्रतापगढ़ी, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी का पत्र, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेताओं ने भी पत्र लिखा है। तो सीजेआई ट्रोलिंग को लेकर ये पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है। रामगोपाल यादव, जया बच्चन, प्रमोद तिवारी की तरफ से, इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेताओं ने भी ये पत्र लिखा है। तो ट्रोलिंग करने वालों पर कार्रवाई हो, समर्थकों पर हो, इसको लेकर कहा जा रहा है। जहां सीजेआई को ट्रोलिंग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। विपक्षी करीब 13 नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। और इसी पर जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ट्रोलिंग को लेकर सीजेआई की ये पत्र लिखा गया है, 16 नेता इसमें शामिल है, राष्ट्रपति को ये पत्र है, क्या कुछ बारीकियां हैं इस पत्र की? देखिए, अगर हम बात करें तो जो पूर्व राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराए जाने के संबंध में एक जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। और सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहीं ना कहीं ये सुनवाई की थी। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग की जा रही थी। ऐसा जो आरोप है वो करीब 13 नेताओं ने लगाया है, ये आरोप लगाया है 13 नेताओं ने। और ये पत्र जो है वो राष्ट्रपति को लिखा गया है कि इस ट्रोलिंग पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि जो न्यायपालिका होती है वो निष्पक्ष होती है और निष्पक्ष तरीके से अपनी जो कार्रवाई है वो करती है, सुनवाई करती है या कोई भी फैसला देती है। लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से अगर चीफ जस्टिस ऑफ किया गया है कि किस तरीके से न्यायपालिका को ही कहीं ना कहीं ट्रोल किया जा रहा है, और इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। और इसी कड़ी में राष्ट्रपति को जो है वो पत्र कहीं ना कहीं नेताओं ने लिखा है कि इस पर सीधे तौर पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि वो मामला पुराना है और जानबूझकर इस तरीके से कई जो ट्विटर हैंडल्स है या फेसबुक पेज हैं वो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है खासतौर पे उसको ट्रोल कर रहे हैं, उनके जजेस को ट्रोल कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को ट्रोल कर रहे हैं। और इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से न्यायपालिका अगर ट्रोल होगा तो आगे भी कोई अगर सुनवाई होगी, अगर कोई फैसला न्यायपालिका देता है तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र में या न्याय प्रणाली में इस तरीके की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है जहां पे किसी को ट्रोल किया जाए। और ऐसे समय में जब न्यायपालिका पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से अपना काम करती आई है, ऐसे में चीफ जस्टिस को अगर कोई ट्रोल करता है तो निश्चित रूप से उस पर
कानूनी कार्रवाई भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और इसी संबंध में कहीं ना कहीं जो पत्र है वो तमाम सांसदों की ओर से राष्ट्रपति को लिखा गया है। बिल्कुल, और देखिए क्या कुछ पत्र का जवाब रहता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर। घाघर नदी में डूबकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। रामपुर बरकोनिया के घाघर नदी में 6 लोग बह गए हैं, जहां पुलिस गोताखोरों ने 4 लोगों के शव बरामद किए हैं। नदी में अभी भी 2 लोगों की तलाश जारी है। गोताखोर लगातार जुटे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। 4 लोगों का शव कोन इलाके के चकरिया में मिला है। गोताखोर पुलिस की टीम 2 शवों की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। तो 6 लोग बहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली, जहां 4 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सोनभद्र से ये बड़ी खबर, जहां 6 लोग बह गए और इस वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जहां 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन 2 शवों की तलाश अभी भी जारी है। तो घाघर नदी में डूबकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 4 लोगों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। शव जो है 4 लोगों के कोन इलाके के चकरिया से मिले हैं। गोताखोर पुलिस की टीम 2 शवों की तलाश अभी भी कर रही है। तो कुल 6 लोग थे जो कि बहे हैं नदी में, और इसी के बाद से गोताखोर की मदद ली गई। पुलिस ने 4 लोगों के शव को बाहर निकाला है। 2 शवों की तलाश अभी भी जारी है। तो सोनभद्र से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां घाघर नदी में डूबकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा सोनभद्र से जुड़ गए हमारे साथ। संतोष, क्या जानकारी? देखिए बड़ा ये हादसा हुआ है, 6 लोग बहे हैं, 4 शव बरामद अभी तक गोताखोर कर चुके हैं। क्या अपडेट है इस हादसे पर? जी मैं बता दूं कि ये शुक्रवार की कल शाम को ये घटना है, जब करीब तकरीबन 3 बजे के आसपास में तेज बारिश और गरज के साथ जो है कि कभी काफी तेज बारिश है। उसमें अचानक जो है कि घाघर नदी पहाड़ी क्षेत्र की नदियां बताई जाती है, जो कि एकाएक जो पानी पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने की वजह से जो है कि उफान पे आ गई, और जो है कि उसमें जो सफर कर रहे थे उसमें 4 लोग जो है कि उसमें तेज बहाव के चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। इस पे जो है कि वहाँ पे गोताखोरों की मदद से जो है कि उनके शव की तलाश जारी है। 200 प्राप्त भी किए जा चुके हैं और 200 अभी लापता भी है। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नदी में अभी भी 2 लोगों की तलाश जारी है, जहां 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। कोन इलाके के चकरिया में ये शव मिले हैं। गोताखोर और पुलिस की टीम लगातार शवों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ा यह हादसा सोनभद्र में, जहां घाघर नदी का यह हादसा बताया जा रहा है, जहां 6 लोग बह गए और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रामपुर बरकोनिया के घाघर नदी में 6 लोग बहे हैं और 4 के शव अभी तक पुलिस और गोताखोरों की टीम ने मिलकर बरामद किए हैं, बाहर निकाले हैं शवों को, लेकिन अभी भी 2 शव बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश में गोताखोर जुटे हो। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के नवग्रह मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। इसको लेकर कई मुस्लिम संस्था उनके विरोध में आ गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन और मुस्लिम धर्मगुरु प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने कहा है कि खुदा के अलावा जो किसी और की इबादत करता है वह इस्लाम से खारिज है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना पूजा होती है, जो पूजा करेगा वह इस्लाम से खारिज होगा। तो महबूबा मुफ्ती ने जलाभिषेक किया था, जिसको लेकर वो चर्चा में भी बनी रही थी, और इसको लेकर अब बड़ा बयान सामने आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ने ये बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि जो पूजा करेगा वह इस्लाम से खारिज होगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना ये पूजा है, और अगर वो पूजा करते हैं तो इस्लाम से उन्हें खारिज किया जाता है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के नेता
जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ने उनके ऊपर बयान दिया है, जहां हाल ही में वो शिवलिंग पर जलाभिषेक करती नजर आई थी, जिसको लेकर चर्चा भी की जा रही थी, विवाद भी खड़ा हुआ था। अब ये बयान सामने आया है जिसमें साफ कहा गया है जो किसी और की इबादत करता है वे इस्लाम से खारिज है। महबूबा मुफ्ती ने इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ काम किया है। इस्लाम एक अल्लाह की इबादत के अलावा न मूर्ति पूजा की इजाज़त देता है, न कब्र को खुदा की तरह खुदा में शरीक मानकर उसकी इबादत करने की इजाज़त देता है, न शिवलिंग की इजाज़त देता है, न शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इजाज़त है जो वो पूजा है। इसी तरह से तुलसी की इबादत करना भी उसी में शामिल है। इसी तरह से पीपल की इबादत करना, गाय की इबादत करना, या ऐसी किसी तस्वीर की जिसकी पूजा की जाती हो, जैसे रामचंद्र जी और उनकी साथ सीता जी, या खाली रामचंद्र जी, या कृष्ण जी और उनके साथ वो, तो अगर इनमें से किसी एक की पूजा करे या इबादत करे और वो शिवलिंग पे जल चढ़ा के इबादत करे, एक ही बात है। महबूबा मुफ्ती अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए अलीगढ़ से। हमारे संवाददाता योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ा बयान सामने आया है जहां महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक करने के बाद शिवलिंग में लगातार वो चर्चा में बनी रही थी, और इस बीच ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है, वहां के प्रोफेसर की तरफ से, कि वो इस्लाम से खारिज होती हैं अगर वो पूजा करती हैं तो। देखिए, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है मुफ्ती जाहिद, ये काफी मुस्लिम मामलों के जानकार हैं। उनका साथ साथ ये कहना है, अगर कोई भी मुस्लिम धर्म का व्यक्ति कोई भी बुत की पूजा करता है, किसी मजार की पूजा करता है, किसी भी चीज की पूजा करता है, तो वो इस्लाम से खारिज है, और उसको इस्लाम दोबारा कबूल कराया जाएगा, तब वो इस्लाम में आएगा। नहीं तो उसको जो इस्लाम धर्म से उसे निकला हुआ माना जाएगा। उनका यही कहना है कि केवल अल्लाह के अलावा कोई मुसलमान अगर कोई किसी भी दूसरी चीज की पूजा करता है, किसी बुत की या किसी भी चीज की, तो वो काफिर है। तो इस तरह का इन्होंने यहाँ बयान दिया है, और इसका कहना है कि ये जो महबूबा मुफ्ती ने किया, ये काफी गलत किया है। जी बिल्कुल। और योगेंद्र, देखिए, कई लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट भी बता रहे थे, इसको लेकर किस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रिया अलीगढ़ से सामने आ रही है? देखिए, अलीगढ़ के जो कहते हैं लोगों को कोई खास इसमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो धर्म के जानकार हैं उनका यही कहना है, सबका यही मानना है, जितने यहाँ पे धर्म के जानकार हैं, कि अगर जो भी ये जो जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने किया है, अब वो कुछ भी उसमें कहने के लिए थे, सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि जो भी बुद्ध की पूजा करेगा, कुछ भी करेगा, वो इस्लाम धर्म से खारिज है, अब उसे दोबारा इस्लाम धर्म ग्रहण कराया जाएगा। ये बिल्कुल, इसको लेकर देखिए नाराजगी तो जाहिर की गई है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस्लाम से वो व्यक्ति खारिज है जिसने पूजा की है। अब इसको लेकर क्या किसी तरीके से संज्ञान भी लिया जाएगा मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से? मतलब किस तरीके से वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं इसके खिलाफ? देखिए जी, मामला चूंकि कश्मीर का है, अब जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती या उसके आसपास रहने वाला लोग कितनी इनकी बातों पे ठीक है योगेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जगत गुरु परमानंद आचार्य जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जला अभिषेक किया है, अब इसको लेकर एक प्रोफेसर का बयान अलीगढ़ से सामने आया है। उन्होंने कहा है अगर वो पूजा करती हैं तो इस्लाम से उनको खारिज कर दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, महबूबा मुफ्ती ने देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का जो अभिषेक किया है, मैं समझता हूँ कि शिव की आराधना सबको करना चाहिए, और जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको सबको पता है, जहाँ ये हज करने जाते हैं वहाँ मक्केश्वर महादेव शिव शंकर भगवान का मंदिर था। किसी समय में लोगों ने जो है तो उस मंदिर को तोड़ करके, जिस तरह से राम मंदिर को तोड़ के बाबरी लोग बनाए थे, उसी तरह से वो हज करने जाते हैं। वहाँ आज भी जो है मक्केश्वर महादेव की पिंडी है। तो महबूबा मुफ्ती ने जो किया बहुत अच्छा किया। इस्लाम ने अगर खारिज किया है तो सनातन धर्म में अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आपके चैनल के माध्यम से मैं सनातन धर्म में महबूबा मुफ्ती का स्वागत करता हूँ,
वो आएंगे, उनका जो है तो सनातनी नाम दिया जाएगा। और मैं चैलेंज भी करता हूँ, कोई भी 10 पीढ़ी का नाम देख ले, 10 पीढ़ी के अंदर पता लग जाएगा कि वो सबके पूर्वज सनातनी ही है। और बीच में जो लोग आए हैं अर्वाचीन में, संविधान सबको आजादी देता है, व्यक्ति अपनी जो है स्वतंत्रता से कोई भी उपासना कर सकता है। जब इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, वहाँ लोग रामलीला कर सकते हैं, उनको तो कोई नहीं खारिज कर रहा है इस्लाम से। जिस तरह से यहाँ कट्टरपंथियों का वो बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और हम लोगों को सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जो लोग कट्टरपंथी है, ये पत्थरबाजी करने वाले लोग, देश विरोधी नारा लगाने वाले, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने वाले, ऐसे लोगों को खत्म करने की आवश्यकता है देश से। ये भारत जो है तो ये प्रेम की भूमि है, सद्भावना की भूमि है। यहाँ कट्टरपंथियों के लिए कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने खारिज किया है, उसका हम लोग हिसाब किताब बराबर करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, कट्टरता आपकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर उन्होंने दोबारा से अगर उन्हें इस्लाम में आना है तो दोबारा से इस्लाम कबूलना होगा, यानी कि पूजा करने से पूरी तरीके से इस्लाम खारिज कर दिया गया है उनका। देखिए, तमाम ऐसे जो है मुस्लिम है, तमाम ऐसे मौलाना है जो मंदिरों में जाते हैं, उनको कोई खारिज नहीं कर रहा है। और महबूबा मुफ्ती ने तो बहुत अच्छा काम किया है। कट्टरपंथियों को जो है तो उन्होंने तमाचा नहीं बल्कि जो है तो उन्होंने जूता मारा है कट्टरपंथियों को। और हम सब लोग जितने भी सनातनी हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ में है। महबूबा मुफ्ती अगर अपने विचार पर कायम रहेंगे तो हम लोग आने वाले समय में उनको राष्ट्र का प्रेसिडेंट नियुक्त कराऊंगा। और जितने कट्टरपंथी है, इनको हम लोग जो है तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगत गुरु जी, खास हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। योगेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए लगातार हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। योगेंद्र, देखिए, कहीं ना कहीं ये जंग बताई जा रही है मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु के बीच। इसे कहा जा रहा है, देखिए अभी हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े, उन्होंने कहा कि ये कट्टरता है कि अगर सिर्फ महज जलाभिषेक कर दिया जाता है तो इस्लाम से खारिज कर दिया जा रहा है। देखिए, ये बात आपके कहने की बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कट्टरता है। कारण एक है कि यहाँ पर ये केवल इंडिया में ही लागू होती है। अभी यूएई में जो होली के टाइम में हमने कई शेख देखे हैं जो होली खेल रहे थे। इसके अलावा यूएई में एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है हिंदुओं के लिए। तो वहां पर इतनी कट्टरता हो जितनी की हिंदुस्तान में सबको लगता है, इनको ये डर है कि मौलानाओं को कि हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी, तो इसीलिए ये इस तरीके के बयान देते रहते हैं। नहीं तो जो जैसे यूएई है, अरब कंट्रियों में भी आपने देखा होगा कि ऐसा अरब जो यहाँ पर जो लाउड स्पीकर बैन करे थे, अरब कंट्री में भी लाउड स्पीकर बैन कर दिए गए। वहां कोई कुछ नहीं समझता इन चीजों को। लेकिन हमारे देश में क्योंकि ये कहते हैं माइनॉरिटी में है, और हर मुस्लिम नहीं, केवल कुछ मौलाना जिन्हें अपनी सत्ता चलानी होती है मुस्लिम्स के ऊपर, तो वो इस तरीके के फतवे देते रहते हैं। और जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, अगर उन्होंने ऐसा कोई काम किया है तो इसमें जो यहाँ के लोगों का कहना है कि गलती तो उन्होंने की नहीं है, जैसे धर्मगुरु जी भी कह रहे थे। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं कट्टरता को लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं इसके बाद से ही। अब इसको लेकर आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, इस पर नजर बना के रखिएगा। योगेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।